नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी टर्म्स जब हम एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आती हैं और उनसे रिलेटेड फिर हमें इधर उधर सर्च करना पड़ता है। तो आज का मेरा ये वीडियो ऐसी कुछ टर्म से रिलेटेड है जो कि हमें बार बार देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इंदु लग्न, 22nd दृष्टकोण, 64th नवांश, सर्प दृष्टकोण, विष नवांश एंड भद्रा क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें यदि आपको पसंद आते हैं, जिससे कि एक नई ऊर्जा मिलेगी और मैं शायद कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें लेकर आने की कोशिश करूँगा। इंदु लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट लग्न होती है। एस्ट्रोलॉजी में कई तरह की लग्न हैं, चंद्र लग्न, लग्न, इसके अलावा फिर हम जेमिनी में चले जाते हैं तो वहाँ और भी कई तरह की लग्न होती हैं। उनमें से एक इंदु लग्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लग्न है और इसे हम धन लग्न भी बोलते हैं। किसी भी नेटिव की वेल्थ देखने के लिए, सुख सुविधाएं देखने के लिए, उसके पास मनी या मनी रिलेटेड थिंग्स देखने के लिए इस लग्न को हम देखते हैं। ये सिग्निफाई करती है, इट इज यूज टू डिटरमाइन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेटिव। साथ ही लाइफ की इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को भी इंडिकेट करती है कि कौन सी इंसिडेंट आपकी कब होने वाली है। अष्टक वर्ग जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है अष्टक वर्ग में, जिसमें इंदु लगने वाले हाउस में यदि अष्टक वर्ग में ज़्यादा पॉइंट हो और वहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हो तो ऐसा नेटिव रिच होता है, बहुत वेल्दी होता है। इवन एक्सोल्टेड मेलिफिक प्लैनेट भी देख रहे हो तो वो भी रिच होगा। और यदि बेनिफिक प्लैनेट वहाँ पर प्लेस्ड हो, एक्सोल्टेड प्लेस्ड हो, तो वो उस पर इतना धन्य धान्य होगा कि वो खर्च करने से भी खर्च नहीं होगा। इंदु लग्न हमें देखते ही निकालना आना चाहिए। जब भी हम किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है 90% लोग तो इंदु लग्न देखते ही नहीं है, कैलकुलेट करना भी नहीं आता। इंदु लग्न आपको इजीली किसी सॉफ्टवेयर वगैरह में भी शायद सर्च करने पर ही मिलेगी। तो इंदु लग्न निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आपको इमीडिएटली इंदु लग्न निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पर जो 7 प्लैनेट्स हैं, आपको पता है कि राहु और केतु को बेसिकली कहीं भी कुछ भी नहीं समझा जाता, और मेरी रिसर्च राहु केतु के बारे में अलग है, वो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। मगर 7 प्लैनेट्स को हिंदू लगने के लिए कुछ पॉइंट्स या क्लास एलोटेड है। वो इस तरीके से हैं: सन को 30, मून को 16, मार्स को 6, मरकरी को 8, जुपिटर को 10, वीनस को 12 और सैटर्न को 1। इन कलाओं को हम नोट कर लेते हैं। अब हमें हिंदू लग्न निकालने के लिए क्या करना है, नेटिव के चार्ट में जाना है, उसके लग्न लॉर्ड, लग्न से नाइन्थ, लग्न से नाइन्थ लॉर्ड आप देख लीजिए उसका, और मून से नाइन्थ लॉर्ड दोनों देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है द कला ऑफ द नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्न एंड दैट ऑफ द नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम मून शुड बी एडेड। जो यहाँ पर ये कला दी हुई है, नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्न, नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम मून को आप ऐड कर दीजिए, उसमें से 12 के मल्टीपल्स को एक्सपंज कर दीजिए। जैसा 15 आ गया तो 12 निकाल दिया, 27 आ गया तो उसमें से 24 निकाल दिया, 12 मल्टीपल एक्सपेंस कर दीजिए। जो भी आपका रिमाइंडर बचा, मूल से उतने हाउस काउंट कीजिए, जहां पर भी आप पहुंचेंगे दैट विल बी इंदु लगना। प्रैक्टिकली मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये मैंने एक चार्ट लिया हुआ है, ये स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो यहाँ से यदि मैं 9th हाउस जाता हूँ वृश्चिक लग्न से, तो 9th हाउस में 4 साइन है। इसका लॉर्ड आप देखिए, 4 साइन का लॉर्ड मून होता है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, मून को कितने पॉइंट यहाँ पे लोटेड है वो नोट कर लीजिए, 16 नोट कर लिया। अब मैं मून से 9th हाउस देखूंगा, मून कहाँ पर प्लेस्ड है, देखिए ये मून प्लेस्ड है और इससे 9th हाउस ये हो गया आपका। इसका लॉर्ड है जुपिटर, मून से 9th का लॉर्ड लिया मैंने जुपिटर, तो मून से 9th का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर को 16 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स लोटेड है, तो
पहले लग्न से नाइन्थ लॉर्ड सन था, उसको 16 पॉइंट एलोकेटेड थे। मून से नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है, उसको 10 पॉइंट एलोकेटेड है। तो इन दोनों का सम आ गया 26। 26 में से जब हम 12 के मल्टीपल्स को एक्सपंज करेंगे, मतलब 24 हटा दीजिए, तो 2 बचेगा। 2 बचा, तो मून से 2 काउंट करिए। तो ये मून जहां पे, ये 1 और ये 2, इस नेटिव की इंदु लग्न आपकी 7th हाउस में लाई कर रही है। टॉरस इस इंदु लग्न, और यहाँ पे आप देखिए सैटर्न प्लेस्ड है इसकी इंदु लग्न के अंदर, और उसको सन एंड वीनस देख रहे हैं। सन एंड वीनस देख रहे हैं। तो हम अकॉर्डिंगली अब कंक्लूड करेंगे कि मेलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड है उसकी हिंदू लग्न में। एक मेलिफिक देख रहा है, एक बेनिफिक देख रहा है, तो उसकी नेटिव की वेल्थ कोई इतनी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होने वाली नहीं है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया अभी हम देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मार्स भी देख रहा है, तो बहुत ज्यादा मेलिफिक इफेक्ट है इसके 7th हाउस पर। नेटिव के पर तीन तीन मेलिफिक प्लेनेट से कनेक्टेड है, और एक केवल बेनिफिक प्लेनेट इसे देख रहा है। तो हम इस तरीके से उसमें हम प्रेडिक्शन देंगे। यहाँ पर मैं हिंदू लग्न टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा नहीं, मैं केवल कैलकुलेशन पार्ट और बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो हिंदू लग्न किस तरीके से निकालते हैं अभी मैंने बताया आपको। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों जो हम जनरली देखते हैं, सर्प दृष्टिकोण। D3 चार्ट के अंदर हमें सर्प दृष्टिकोण देखना होता है। सर्प दृष्टिकोण अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी ग्रह यदि सर्प दृष्टिकोण में होता है तो वो आपका हेल्थ के लिए और ऐसे ही फैक्टर्स के लिए बेटर नहीं कंसीडर किया जाता। तो कौन से दृष्टिकोण को हम सर्प दृष्टिकोण मानेंगे? आपको पता है हर एक साइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 0 to 10 डिग्री फर्स्ट दृष्टिकोण, 10 to 20 सेकंड दृष्टिकोण, एंड 20 to 30 थर्ड दृष्टिकोण है। आप लोगों को जिनको D3 चार्ट बनाना नहीं आता तो वो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं सभी डिविजनल चार्ट्स के लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप D3 चार्ट वहां पर जाके समझ सकते हैं। सर्प दृष्टिकोण माना जाता है यदि आपका कर्क या कैंसर साइन में, कैंसर साइन के अंदर सेकंड एंड थर्ड दृष्टिकोण, मतलब 10 to 20 डिग्री एंड 20 to 30 डिग्री जो दृष्टिकोण आएगा वो सर्प दृष्टिकोण होगा। कैंसर के बाद वृश्चिक साइन, वृश्चिक साइन के अंदर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दृष्टिकोण 0 to 10 डिग्री एंड 10 to 20 डिग्री को हम सर्प दृष्टिकोण बोलेंगे। तीसरा है पाइसेस साइन, पाइसेस साइन के अंदर थर्ड दृष्टिकोण मीन राशि 20 से 30 डिग्री। तो सर्प दृष्टिकोण केवल आपकी वोटरी साइन में आते हैं, 4 8 12 के अंदर आते हैं। तो उनको लर्न करने का तरीका होता है कैंसर में 2 3, स्कॉर्पियो में 1 2, एंड आपका पाइसेस के अंदर थर्ड दृष्टिकोण विल बी द सर्प दृष्टिकोण। अब सर्प दृष्टिकोण जगह जगह जहाँ पे नाम आएगा तो बेसिकली हमें मालूम तो होना चाहिए कि सर्प दृष्टिकोण है क्या। इसके रिजल्ट्स मैं सेपरेटली किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब एक दूसरी बात आती है आपका 22nd दृष्टिकोण, और एक होता है 64th नवांश। लॉन्जिविटी या एज वगैरह डिसाइड करने में या हेल्थ डिसाइड करने में हम छिद्र ग्रहों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। छिद्र ग्रह 8th हाउस हमारी एज को रिप्रेजेंट करता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी ग्रह छिद्र ग्रह होते हैं। 22nd दृष्टिकोण भी 8th हाउस में ही लाई करता है, आप देखेंगे तो, क्योंकि एक हाउस के अंदर 3 दृष्टिकोण आएंगे तो 7 हाउसेस तक 21 दृष्टिकोण कंप्लीट हो जाते हैं। तो 22nd बिलोंग्स टू द 8th। ऐसे ही 64th नवांशा भी मैं बताऊंगा। एक हाउस के अंदर आपके 9 नवांशा होते हैं, तो 7 हाउस तक 63 नवांश खत्म हो जाते हैं। तो 64th विल बिलोंग टू द 8th हाउस। निकालते कैसे? 22nd दृष्टिकोण है, इसका जो भी लॉर्ड होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। उसकी दशा, अंतरदशा या ट्रांजिट के रिजल्ट बेटर नहीं कंसीडर किए जाते। तो 22nd दृष्टिकोण का यूज हम किस तरीके से करते हैं वो सेपरेटली मैं बताऊंगा। इसको खर प्लानेट भी बोलते हैं। खर प्लानेट होने की वजह से इसके कुछ पॉजिटिव सिग्निफिकेंस भी हैं। खर एक्चुअली, खर दूषण जो रामायण में जो 2 नाम आता है राक्षसों के, जो भगवान श्री राम से जिन्होंने लड़ाई की थी, वही खर है, और उन्हीं के नाम पर इसको हम खर दृष्टिकोण भी बोलते हैं। इसको निकालने का मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, कैलकुलेशन पॉइंट अलग है।
कैसे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत सिंपल है। यदि किसी भी नेटिव की लग्न यदि 0 से 10 हो तो उसका आपका 22nd ड्रेस कौन 8th हाउस में लाई करेगा। लग्न 10 to 20 डिग्री हो तो ड्रेस कौन 12th हाउस में लाई करेगा, और लग्न 20 to 30 डिग्री हो तो ये 4th हाउस में लाई करेगा। इतना सिंपल तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले 8th हाउस, फिर 8 से 5th चले जाइए, फिर तो 12th हाउस आ जाएगा, वहां से 5th चले जाइए तो 4th हाउस आ जाएगा। इस तरीके से हम 22nd ड्रेस को निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका और है जिसे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। लग्न को आप 8th हाउस में रख दीजिए, प्लेस द लग्न इन 8th हाउस। अब 8th हाउस में रखकर जिस भी राशि में चला गया उसकी डिग्रीज को एज इट इज मेंटेन करके उसकी D3 चार्ट में आप प्लेस करिए उसको। लग्न को 8th हाउस में रखकर उसकी डिग्रीज को 8th हाउस में रखने के बाद जब आप यदि उसको D3 चार्ट में प्लेस करेंगे तो जहां पे भी उसका प्लेसमेंट आएगा वो आपका 22nd ड्रेस कौन होगा। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप यदि मेरी वीडियोस की लिस्ट में जाएंगे तो मैंने इसको टॉपिक को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हम किस तरीके से देखते हैं, तो वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से 64th नवांश, तो 64th नवांश का जो लॉर्ड होता है वो भी आपका छिद्र ग्रह होता है, और लॉन्जिविटी और आयु या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत यूज होता है। 64th नवांश के लॉर्ड को भी शुभ नहीं माना जाता, ये भी खर प्लैनेट ही माना जाता है, इसको छिद्र ग्रह भी बोलते हैं। अब 64th नवांश निकाला कैसे जाता है, या इस वीडियो का मेरा पर्पज सिंपली 64th नवांश किस तरीके से निकाला जाता है, या डायरेक्टली हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हम कैलकुलेशन लेकर नहीं बैठेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड जैसे मैंने पिछले उसमें दरेस्कॉन बताया है ऐसे ही 64th नवांश निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। D9 चार्ट में आप रख दीजिए उस प्लेनेट को D1 से उठा के, मतलब उसका नवांश चार्ट बना लीजिए। नवांश में जैसे लग्न का आपको 64th नवांश निकालना है तो आपने नवांश चार्ट बनाया, नवांश चार्ट में वो प्लेनेट जिस भी हाउस में आता हो उससे 4th काउंट कर लीजिए, दैट विल बी 64th नवांश। लाइक मून को आपने देखना है, नवांश चार्ट में बनाइए, मून की पोजीशन देख लीजिए और उससे 4th काउंट कर लीजिए, दैट विल बी द 64th नवांश। तो सिंपल है, D9 चार्ट बनाया, किसी भी प्लेनेट का आपको 64th नवांश देखना है, लग्न का 64th नवांश देखना है, या आपको मून का 64th नवांश देखना है, तो हम मून को देख लेंगे D9 चार्ट में, उससे 4th हाउस पे चले जाइए, दैट विल बी द 64th नवांश। दूसरा तरीका होता है आप प्लेनेट को 8th हाउस में प्लेस कर दें टेकिंग इस डिग्रीज, जैसे मैंने ड्रेस्कॉन में बताया था 8th हाउस में। लग्न से रिलेटेड यदि आपको 64th नवांश देखना है, लग्न से 64th नवांश, तो आप लग्न को 8th हाउस में प्लेस कर दीजिए, अपने आपके साइन से हटाकर लग्न को 8th हाउस में प्लेस करके अब आप उसकी पोजीशन देख लीजिए इन D9 चार्ट। 8th हाउस में लग्न को रखा, डिग्री वही मेंटेन की, इसके बाद D9 चार्ट में वो जहां पर भी जाएगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ 64th नवांश। तो मैं यहाँ दो तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वन है आप किसी भी प्लेनेट को D9 चार्ट में आप प्लेस कर रहे हैं, उससे 4th हाउस काउंट कर लीजिए, दैट विल बी द 64th नवांश। अब ये मैंने दोनों चीजें बताई थी तो उन्हें अब एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा 1 मिनट में, हाउ टू कैलकुलेट द 22nd ड्रेस कौन। ये जिस नेटिव का मैंने चार्ट दिया हुआ है, इनका असेंडेंट आपका 4 डिग्री 11 मिनट है, तो फर्स्ट ड्रेस कौन में आ रहा है, तो इनका 64th नवांश 8th हाउस में आएगा, दैट्स ऑल। वो सॉरी, इनका आपका 22nd ड्रेस कौन आपके 8th हाउस में आएगा। बाय द वे ये डिग्री होती है असेंडेंट की 11, तो वो 12th हाउस में आता है, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। असेंडेंट की डिग्री होती है 21, तो 4th हाउस में यहाँ पे आता है आपका। इतना सही होता है ड्रेस कौन निकालने में, कुछ भी नहीं है। असेंडेंट की आप डिग्री देखिए, यदि वो 0 से 10 है तो 8th हाउस में आएगा, 10 to 20 है तो आपका 12th हाउस में आएगा, एंड 20 to 30 है तो 4th हाउस में आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब मैं 64th नवांश एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी चार्ट में। यह असेंडेंट है,
असेंडेंट का साइन आपका 8 है, आप इसके साइन को भूल जाए, इस असेंडेंट को उठाकर आप यहाँ पर 8th हाउस में रख दें। 8th हाउस मतलब हो गया 3 साइन, ये 3 साइन, और असेंडेंट की डिग्री को लिखे हैं 411। अब 3 साइन में 4 डिग्री 11 मिनट का प्लैनेट D9 चार्ट में कहां पर जाएगा वो देख लीजिए आप। तो 3 वाले की आपके 7 से काउंट होती है, 8 साइन में जाएगा। यदि मैं इसको D9 चार्ट में रख दूं, 3 साइन से D9 चार्ट में यदि इसको प्लेट करूं तो वो आपका 8 साइन के अंदर जाएगा, क्योंकि 3 7 11 की काउंटिंग आपकी 7 से होती है और इसका सेकंड नवांस है। दूसरा तरीका इसका सिंपली क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर असेंडेंट को जाकर प्लेस कर देता हूं आपके D9 चार्ट में। तो असेंडेंट ये यहाँ पर D9 चार्ट बनाया हुआ है, तो असेंडेंट 4 डिग्री 11 मिनट है, वो आपका देखिए 5 साइन में आ गया। असेंडेंट इज इन 5 साइन आ रहा है, तो 5 साइन से अब आप 4th चले जाइए यहाँ से, 1 2 3 4। देखिए वो 8th साइन के अंदर इसका 64th नवांस आएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, आप जो भी असेंडेंट की डिग्री को 8th हाउस में ले जाके प्लेस कर दीजिए। अब देखिए नवांस चार्ट में वो कहाँ पर जाता है। तो यदि मैं यहाँ पर 4 डिग्री 11 मिनट पे कोई भी चीज़ रखता हूँ 3 साइन में, तो नवांस में जाकर वो आपके 8 साइन में जाएगी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, इसका D9 चार्ट बना लीजिए। तो D9 चार्ट में असेंडेंट आपको देखिए 5 साइन में आ रहा है, और वहाँ से आप 4 काउंट कर लीजिए, तो 5 आपका 8 साइन विल बी द 64th नवांस। इस तरीके से हम 64th नवांस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने छिद्र ग्रह करके एक, ये मेरी लिस्ट है जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसमें छिद्र ग्रह करके मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब आ जाता है विष नवांश। तो विष नवांश की भी ज़रूरत होती है, एज वगैरह लॉन्जिविटी में विष नवांश का भी एक सिग्निफिकेंस होता है। तो विष पॉइजन होता है, और पॉइजन से रिलेटेड हम उसमें प्रेडिक्शन देंगे। प्रेडिक्शन किस तरीके से देंगे वो एक सेपरेट टॉपिक है, मगर हमें विष नवांश किस तरीके से देखना होता है, किस नवांश को हम विष नवांश बोलते हैं। यदि फर्स्ट नवांश हो इन एरीज साइन, टॉरस, वर्गो एंड सेजिटेरियस, फर्स्ट नवांश इन साइन 1 2 6 एंड 9, फिफ्थ नवांश ऑफ साइन 3 5 7 एंड 11, ऑड है ये, 1 और आपका 9 को छोड़ दिया है, 3 5 7 11, फिफ्थ नवांस ऑफ दैट, एंड नाइन्थ नवांस ऑफ 4 8 10 एंड 12, ये सारे वॉटरी साइन है एक्सेप्ट टू 10। इन सभी नवांस को हम विष नवांस बोलते हैं। तो हमें कभी भी विष नवांस की जरूरत पड़ेगी तो हमको याद रखना है कि आपका यदि फर्स्ट नवांस हो रहा है किसका, इट इज ऑफ द 1 2 एंड 6 एंड 9 साइन, तो हम कहेंगे विष नवांश है। कोई भी प्लेनेट यदि विष नवांश में होता है तो उसका पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन होता है इन द लॉन्जिविटी। अब आता है भद्रा। हम बार बार बात करते हैं भद्रा में बर्थ, भद्रा में मुहूर्त, भद्रा में कोई भी शुभ कार्य है, ये अच्छा नहीं माना जाता। और भद्रा दोस्तों हमेशा चंद्र राशि किसी न किसी राशि के अंदर होता ही है चंद्रमा, तो कोई न कोई भद्रा हमेशा चल रही होती है। भद्रा का जो प्लेसमेंट होता है वो 3 जगह पे होता है, या तो ये स्वर्ग में होती है, या अर्थ पे होती है, या पाताल में होती है। हम क्योंकि अर्थ पे देखना चाहते हैं इसका असर, तो अर्थ में जब भद्रा हो तभी इसका असर अर्थ पे होता है, उसको भूलोक की भद्रा बोलते हैं। यदि ये पाताल या स्वर्ग में है तो अर्थ पे इसका कोई भी मैलिफिक असर नहीं होता। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि भद्रा का पूरा टाइम मैलिफिक नहीं माना जाता, उसका सर्टेन टाइम ही मैलिफिक माना जाता है। तो भद्रा से रिलेटेड डिटेल्स मैंने आगे एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो कि हम भद्रा किस तरीके से निकालते हैं। जब भी विष्टिकरण होता है, विष्टिकरण को ही भद्रा बोलते हैं। आपके जो स्थिर करण है उनमें से एक करण विष्टिकरण होता है, मूवेबल करण जो भी है उनमें से एक करण क्या होता है, विष्टिकरण होता है, जो मूव होते रहते हैं, और विष्टिकरण को ही हम भद्रा बोलते हैं। जब भी जिस भी तिथि को विष्टिकरण पड़ता है उसको हम भद्रा तिथि बोल देते हैं,
और यदि वो आपका चंद्रमा उस दिन 4, 5, 11, 12 राशि के अंदर हो तो वो भूलोक की भद्रा होती है और उसे अशुभ माना जाता है। चंद्र राशि 4, 5, 11, 12 हो जाए तो भूलोक की भद्रा होगी। 4, 5 मीन्स मून एंड सन की, और 11, 12 आपका लास्ट की दो राशियों में हो तो वो अशुभ माना जाता है। दिस इज भूलोक भद्रा। चंद्रमा यदि 1, 2, 3, 8 में हो, राशि है चंद्र राशि, तो स्वर्गलोक की भद्रा होती है। और आपका चंद्रमा यदि 6, 7 और 9, 10 राशि में हो तो पाताल लोक की भद्रा होती है। भूलोक की भद्रा को ऑस्पिशियस कंसिडर नहीं किया जाता। भद्रा हम किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी पहले अपलोड किया था। 1 ईयर हो चुका है ये वीडियो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए हाउ टू कैलकुलेट मुहूर्त भद्रा कैसे निकालें करके। आप इसको यदि देखना चाहते हो भद्रा किस तरीके से निकालेंगे हम, करण से किस तरीके से चेंज होते हैं, तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालें। आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियोस में तो वो भी डालें, जिससे कि मैं इनको इम्प्रूव कर पाऊँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना पाऊँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।